आप में से बहुत सारे लोग कहते होंगे कि खेती किसानी, पशुपालन, पक्षी पालन, मधुमक्खी पालन में क्या रखा है। हम आपको दिखाएंगे कि आखिर क्या रखा है। हम जिस कोठी के सामने खड़े हैं, ये किसी आईएएस ऑफिसर, किसी नेता या किसी बड़े व्यापारी के कोठी नहीं है, बल्कि एक किसान की कोठी है जो सिर्फ करते हैं तो मधुमक्खी का पालन। जी हाँ, मधुमक्खी का पालन करके इन्होंने इतनी बड़ी कोठी खड़ी की है। हम ये मधुमक्खी पालन कैसे करते हैं, उसमें क्या-क्या चीज़ें, किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं और किस पैमाने पे करते हैं, ये भी आपको बताएंगे और समझाएंगे। और क्या-क्या आप कैसे शुरू कर सकते हो ये भी बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि और कैसे इन्होंने इसकी शुरुआत की। मैं मधुमक्खी पालन का काम कर रहा हूँ तकरीबन 29 साल से। तो बस यही मेरा शौक़ है और यही मेरा पेशा है। 29 साल से आपने मधुमक्खी का पालन किया और आज आप ये रिजल्ट, ये मधुमक्खी पालन का ही देन है ये? जी बिल्कुल। वो वैसे पंजाब का ये शौक रहता है। मतलब क्या है कि किसान को ना यहाँ दबला कुचला सा किया जाता है, लेकिन पंजाब में ऐसा है कि हर को स्टेटस से रहने का शौक है और मेरा शौक था एक बढ़िया घर में रहूं। तो ये मुझे एक तो घर दिखाइएगा और इस घर के बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि कितने क्षेत्रफल में आपने इसको बनाया है और साथ में आज की डेट में इसकी क्या कीमत होगी और कैसे आपने मेहनत करके इसको बनाया है। मैंने 2014 के करीब इसको स्टार्ट किया था और 2 साल में इसको बनने में लग गए। 2 साल 14 से 16 के बीच में कंप्लीट हो गया था। एक्चुअली मेरा कोई इतना बड़ा वो शौक नहीं था, मेरी माताजी का शौक था। ये मधुमक्खी पालन करके ये जो कोठी बनी है, कितने क्षेत्रफल में ये बना है? ये हमारे यहाँ मरले चलते हैं सर, ये तकरीबन 2 कनाल में है। 2 कनाल 2 कनाल में। 2 कनाल। अच्छा, क्या लागत होगी और आज की डेट में इसकी कीमत क्या होगी? देखिए, लागत, मेरा घर पहले भी यहीं था, घर पहले भी बढ़िया था, लेकिन ये था कि वो नीचे होने की वजह से ना तो पानी भर जाता था उसमें, इसके लिए इसको दोबारा चेंज किया गया और ऊपर किया गया। लागत का मैंने कोई आइडिया नहीं लगाया, बस शौक है, शौक का कोई मूल्य नहीं होता। जितना लगाया चूंकि कमा तो रही हैं, मधुमक्खी पालन मेहनत करके कमा रहे हैं, तो इसमें पैसा बहुत ज्यादा नहीं लगा। आसपास आप देखते हैं सब बने हैं, पैसा उतना ही लगा है। मेरा एक फ्रेंड था जो था आर्किटेक्ट, तो उनको मैंने हायर किया था। उन्होंने बहुत चीजें इतनी बढ़िया हिसाब से लगाई कि चलो परमात्मा की कृपा से बढ़िया बन गई। आज की डेट में इस कोठी की कीमत क्या होगी? कुछ नहीं कह सकते। पंजाब में अब ना जमीन की कीमत है ना किसी मकान की कीमत है, क्योंकि हर चीज बिकाऊ हो चुकी है, हर कोई बाहर जाने की होड़ है। मैंने रहने के लिए बनाया है। मेरे फादर साहब रोडवेज में ड्राइवर थे, उनकी डेथ के बाद घर के रोजगार के लिए मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। फिर मैं लुधियाना किसी लॉटरी की दुकान पे एज ए कर्मचारी काम करने लगा। तो वहीं मेरे रिश्तेदार थे जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। उन्होंने, मेरे घर के हालात ऐसे थे कि मेरा कोई भाई बहन नहीं है, पीछे अकेली मदर थी, उनकी केयर टेकर कोई नहीं था यहाँ। तो मुझे लुधियाना से अप डाउन करना, यहाँ काफ़ी दूर 100 किलोमीटर है, तो उन दिनों में सुविधा भी कोई नहीं होती थी। तो उन्होंने मुझे बी कीपिंग के लिए प्रेरित किया। फिर ये कब की बात बता रहे हैं सर? ये बात होगी 94 के आसपास की जी, 93 के आसपास की होगी। तो 94 में मैंने एक्चुअली स्टार्ट कर दिया था। तब नए नए यहाँ 10-10 बक्सों का लॉट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने किसानों को देना शुरू किया था। हम अपने गांव से 3 थे। मैंने लुधियाना में ट्रेनिंग करी, बाद में फिर मैंने यहाँ KVK है अपने होशियारपुर का, उसमें ट्रेनिंग करी। तो उन्होंने हमें फिर ये 10-10 बक्से का लॉट दिलवाया। मैं साथ में जॉब भी करता रहा, मेरा छोटा भाई था वो संभालता था इसको। फिर धीरे धीरे जब मुझे लगा कि मैं घर को नहीं संभाल पा रहा हूँ, तो फिर मैंने मन बनाया वहाँ डॉक्टरों की उससे कि हाँ आप इसको मेन बिजनेस ही बना लो, ना कि साइड बिजनेस रखो। फिर हमने कुछ बक्से बाय किए। मतलब शुरू में 100 बक्से तक थोड़ी प्रॉब्लम आई, 100 कॉलोनी जब तक नहीं थी मेरे पास। फिर धीरे धीरे लगन, मेहनत और उससे करते करते आज तकरीबन मेरा जो ग्रुप चलता है मेरे गांव में, मेरे भाई हैं साथ में, वाइफ भी उसमें इन्वॉल्व है, हम तकरीबन 3500-4000 वी बॉक्स पे काम कर रहे हैं। ये घटते बढ़ते रहते हैं, जैसे अब ऑक्सीजन है तो काफ़ी घट जाएंगे, 500-600 कम हो जाएंगे, फिर सीजन आ जाएगा 400-500 बढ़ जाएंगे। कुछ मैं नए बी कीपरों को सेल कर देता हूँ,
तो बस रोटी चल रही है बढ़िया जी। एक नया मधुमक्खी पालन कोई अगर करना चाहता है तो वो कैसे शुरुआत इसकी कर सकता है? देखिए, ये अगर तो दो तरीके से मधुमक्खी पालन होता है। एक तो होता है साइड बिजनेस के तौर पे, वो पंजाब में अब कम गया है, लेकिन यूपी ऐसी स्टेट है, हरियाणा या राजस्थान की कुछ स्टेट ऐसी हैं, यहाँ आप अपने खेत में भी कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जब आप इसको मेन मतलब कमाई का साधन बनाते हो, मेन बिजनेस यही होता है, तो आपको माइग्रेट करना पड़ता है। माइग्रेट आप ऑल ओवर इंडिया जितनी ज़्यादा मेहनत कर लोगे उतने ज़्यादा पैसे कमा लोगे, क्योंकि पंजाब में सरसों नहीं होती, सरसों के लिए हमें राजस्थान, हरियाणा उस साइड में जाना पड़ता है। मतलब बी कीपिंग ऐसी है, एक दूसरी स्टेट में आना जाना। मतलब ये इन मधुमक्खियों के इन बक्से को लेकर जो है ट्रक में लोड करके आप उन जगहों पे जाते हैं जहाँ पर फ्लोरिंग वाली, जहाँ पे फूल वाली फसलें होती हैं। बिल्कुल, फूल वाली फसलों में हम माने अगर सीजन की शुरुआत हम करते हैं तो उसमें मस्टर्ड सबसे मेन है। मस्टर्ड मेन है, बेरी आ जाती है, उसके बाद यूकलिप्टस आ जाता है, लीची आ जाती है जी, मल्टीफ्लोरा जो बसंत रुत के फूल आते हैं, शीशम वगैरह, कड़ी पत्ता सब उसमें होते हैं, वो आ जाते हैं। तो कुल मिला के ये पूरे साल का सीजन बन जाता है। जब आप इस लाइन में आ जाते हो तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आप ये नहीं कर सकते या कोई ज़्यादा मुश्किल काम है। हमें मधुमक्खी पालन के लिए आजकल जो सबसे बड़ी हमारे लिए परेशानी बनी हुई है वो है कीटनाशक का स्प्रे। जब स्प्रे होती है तो बहुत ज़्यादा मार पड़ती है। बक्सा लेने के बाद फार्मर क्या करता है, फिर उसमें किस तरीके से पालन करता है? देखो, किसी ने जब नया शुरू करना है ना, एक तो होती है हमने पहले स्टार्टिंग में थोड़े बक्से रख के उसको शुरू कर लिए। एक होता है बच्चा बेरोजगार है, उसने स्टार्ट करना है, उसके लिए गवर्नमेंट की बहुत सुविधाएं हैं। अब खादी ग्राम उद्योग है, उसमें 5 से 10 लाख तक का लोन अवेलेबल है, जिसमें 25 से 35% सब्सिडी है। तो उसकी किस्त भी आपके हिसाब से बन जाती है। जब आप 1-2 महीना नहीं करना चाहते तो वो आपको रिलैक्सेशन भी मिल जाती है। तो आप थोड़े बक्से लेके भी स्टार्ट कर सकते हो, और एक फार्म मतलब तकरीबन 200-250 बक्से से स्टार्ट करोगे तो आप सरवाइव कर जाओगे, क्योंकि इसमें खर्चे बहुत पड़ते हैं। 6-7 महीने, 8 महीने अब इसका ऑफ सीजन आ जाता है, जो हमें इन्हें ये शहद तो अपने लिए इकट्ठा करती हैं अपने बच्चों के लिए, वो हम निकाल लेते हैं। इनको जिंदा रखने के लिए हमें चीनी खिलानी पड़ती है, जो बहुत लंबा टाइम है। ये भी एक कारण है लोगों के मन में कि ये चीनी खिला के शहद बना लेते हैं। चीनी का शहद कभी नहीं बनता। जिस दिन बाहर फ्लोरे का शहद नेक्टर स्टार्ट हो गया, चीनी चाहे आप घोल के अंदर रख दो, मक्खी उसको मधुमक्खी टच तक नहीं करेगी। बस भूख नहीं है, अब नहीं है कुछ खाने तो उसे सर्वाइव करने के लिए चीनी खानी पड़ती है। ये आप जो इस टाइम देख रहे हैं ये बी बॉक्स है। इन दिनों में ऑफ सीजन है, आसपास कुछ नहीं है। जो लड़के ने वो लिफाफा उठाया उसमें हमने इसको चीनी की फीड करी हुई थी। 5 महीने ये सिर्फ चीनी पे जीवित रहेंगी, क्योंकि जो इन्होंने अपने लिए जोड़ा था वो हमने निकाल लिया। ये बी बॉक्स होता है, इसमें 10 फ्रेम होते हैं, इसको हम फ्रेम बोलते हैं। तो जब इसमें मक्खी बढ़ जाती है तो इसके ऊपर सुपर आ जाता है, 10 उसमें आ जाते हैं। एक्चुअली जो टेक्निकली फार्मिंग है 20 फ्रेम पे होनी चाहिए, ताकि सुपर का माल निकाला जाए, नीचे इसमें से शहद ना निकाला जाए। तो इस मधुमक्खी आपको 2 से 3 चीज़ें देती है। इंडिया में 2 ही प्रचलित हैं। एक तो हम लोग लेते हैं नेक्टर, जो शहद इसके इसमें ये सील्ड हनी है, ये बिल्कुल प्योर है। एक आप ये चीज़ को थोड़ा फोकस कर दीजिए, इसको पोलन बोलते हैं। ये दुनिया का एकमात्र ऑर्गेनिक प्रोटीन है। कब ऐसा होता है कि आप छत्ता बना हुआ है, इससे आप जो है मधु निकालते हैं? यहाँ हमको पता लग जाता है, ये पूरा जो है ना ये नेक्टर से भर जाता है शहद से। तो फिर हम जो भी बी कीपिंग करते हैं वो मतलब एक टेक्निकली है, पता चल जाता है। तो इस टाइम इसमें फीड की कमी मतलब है। ये उस टाइम जो है 7 से 8 दिन में ये इतने बड़े वो हो जाते हैं, उसमें समझ में आ जाता है कि हाँ ये निकालने के लिए तैयार है, बक्सा शहद देने के लिए तैयार है। अच्छा, इसमें मधुमक्खी जो आप रखते हैं वो कितने प्रकार की होती हैं और उनके प्रोसेस क्या होता है उनका? देखो, वैसे इंडिया में 3 तरह की मधुमक्खी पाई जाती है। एक जिसको जंगली मक्खी बोलते हैं, जो पेड़ के साथ बाहर लगती है, उसने छत्ता बनाना होता है यहाँ लाइट हो। तो ये इटालियन बीज है, इटली से एक्सपोर्ट की गई थी बहुत टाइम पहले। 1-2 बार सक्सेस नहीं मिली, फिर इतनी सक्सेस हुई। तो आज जो मेलिफेरा इसका नाम है, इसके अंदर भी मतलब एक क्यून होती है, बाकी वर्कर बीज होती हैं,
जो काम करती हैं फील्ड में वो होती मतलब फीमेल ही हैं। कुछ नर मक्खियाँ होती हैं, ड्रोन जिसको बोलते हैं, वो क्यून मेटिंग का ही काम करते हैं। अच्छा, इसके बाद अब फिर जब ये होता है कि इसमें से हनी निकल सकता है, जब आप लोगों को मालूम चल जाता है, फिर वो कैसे उसकी वो प्रोसेसिंग कैसे करते हैं उसकी? मशीन आती है, जैसे हमारी थ्योरी वही काम करती है जो वॉशिंग मशीन में हम कपड़ा सुखाने के लिए नहीं करते, कपड़ा डालते हैं और घूमता है, पानी बाहर निकल जाता है, कपड़े सूख जाते, सेम थ्योरी में एक मशीन बनाई गई है इसके लिए, वो चलती है। बस मशीन में ये प्लेट्स डाल देते हैं और प्लेट से जो है वो अलग अलग की होती है, जैसे 4 फ्रेम से स्टार्ट होके 10 फ्रेम तक होती है। तो जो भी आप बाय करना चाहते हो अपने काम के हिसाब से उसमें 10 फ्रेम डाल के एक बार घुमा दिया जाता है जोर से, वो वही मतलब वॉशिंग मशीन की तरह घूमती है और शहद बाहर निकल जाता है, फ्रेम वापस बच जाती है, उसको दोबारा बी बॉक्स में दे दिया जाता है उसी पे दोबारा काम करने के लिए। पहले निचोड़ के निकाला जाता था किसी टाइम में, इंडिया में तो खैर मुझे नहीं लग रहा है ऐसा टाइम आया होगा, तो जहाँ जो बाहर से बड़े छत्ते वाले तोड़ते हैं वो निचोड़ के निकालते हैं, उसमें फिर अंडा उंडा ये वो सब साथ में आने की वो दिक्कत रहती है। तो प्लस जैसे इसको फिर हमें अगर हम तोड़ते हैं उसको तो मक्खी को बनाने में उसमें बहुत टाइम लगता है, तो हमारा बिजनेस के हिसाब से हमें काफ़ी लॉस आएगा। तो वो मशीन बनाई इस हिसाब से गई है कि थोड़ा उसको कैपिंग, मतलब इसका जो मेन वो हनी वो निकल जाता है, वो एक तरफ हो जाता है, अंडे वगैरह जो बाकी सब चीजें बच जाते हैं उसको दोबारा उसी बी बॉक्स में दे दिया, ये ला के वापस यहीं रख देते हैं, फिर वही प्रोसेस शुरू हो जाता है। प्रोसेस हफ्ते बाद स्टार्ट हो जाता है, बाहर से फीड मतलब फ्लो ज़्यादा है तो हफ्ते बाद फिर तैयार हो गया, हमने हफ्ते बाद। सिंह साहब, जब शहद निकल जाता है, पूरा प्रोसेसिंग वगैरह सब हो जाता है, तो उसको फिर मार्केट तक कैसे पहुंचाते हैं? क्या इसमें कोई 2 पैसे की भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है जिसने नया स्टार्ट करना है। जहाँ जहाँ सीजन होता है वहाँ वहाँ एक्सपोर्टर ट्रेडर के आदमी अपने आप पहुँच जाते हैं। आपको मार्केटिंग की कम से कम कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, रेट का ज़रूर रहता है कि क्योंकि ये और बासमती 2 ही चीज़ इंडिया की इंटरनेशनल रेट पे सरवाइव करती हैं। अगर कोई बी फार्मिंग करना चाहे तो आपसे वो संपर्क करना चाहता है, मान लीजिए इसको समझना चाहता है, तो वो कैसे संपर्क कर सकता है? वैसे ही मेरे साथ बहुत बी कीपर जुड़ा हुआ है, 300 से 400 बी कीपर मेरे साथ हैं। जो किसी ने नया शुरू करना है, मैं नंबर आपको ऑन स्क्रीन बोल देता हूँ। मेरा नंबर है जी 9417883033। ये मेरा नंबर है, 24 घंटे खुला रहता है। मेरी 100% कोशिश होती है कि जिसका भी कोई फ़ोन आए मैं उसको सेटिस्फाई करके ही कॉल बंद करूं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बताया कि किस तरीके से बी फार्मिंग होती है और किस तरीके से नए लोग इसमें जो है कामयाब हो सकते हैं, अगर कोई नया शुरू करना चाहता है। तो आपने समझा कि किस तरीके से बी फार्मिंग होती है। आप छोटे स्तर से इसकी शुरुआत करके बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। आज सिंह साहब देश में इनको मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में और शहद के एक्सपोर्ट करने के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा नाम हो चुका है और इन्होंने सरल शब्दों में बता दिया कि आखिर आपको हर्डल्स क्या क्या आएंगे और आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और उसका समाधान भी इन्होंने बताया कि कैसे आप उसको दूर कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए, स्टोरीज देखने के लिए, ग्राउंड रिपोर्ट्स देखने के लिए गांव जंक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलें। गांव जंक्शन के लिए हिमांशु मिश्र।